अर्निंग जो है, ए की अर्निंग 480 रुपीज है और बी की अर्निंग 440 रुपीज है। ए ने 6 आवर्स वर्क किया है और बी ने 5 आवर्स वर्क किया है। अब अगर मैं ये कहूं जी कि ए की अर्निंग ज्यादा है कि उसने 480 अर्न किया है, तो एब्सोल्युटली ये मैं कंपेयर नहीं कर सकता। जो आपके माइंड में चल रहा है, कंपैरिजन नहीं हो सकता। याद रखिएगा, कंपैरिजन के लिए अमाउंट काफी नहीं होती जब तक कि आप उसको उस यूनिट में ना ले आए जहां से आप उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसको अगर पर आवर में कैलकुलेट करें तो इसका रेट 80 रुपीज है, इसका रेट 88 है। यानी इसका मतलब इसकी अर्निंग पर आवर 80 रुपीज है, इसकी अर्निंग पर आवर 88 है। सो बी इज बेटर देन ए। ठीक है, मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ फाइनेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आप लोगों की फाइनेंशियल बहुत अच्छी होती है। फाइनेंशियल में जब आपकी फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट बनती है, सिंपल इनकम स्टेटमेंट ले रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट बनती है, आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं विथ योर कंपेटिटर। तो अगर मैं इनकम, उसकी इनकम स्टेटमेंट लेकर अपनी इनकम स्टेटमेंट से कंपेयर करूंगा, तो याद रखिएगा कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है जब तक कि मैं इनकम स्टेटमेंट को रेशियो में कन्वर्ट न कर लूं। जब मैं रेशियोज में कन्वर्ट करता हूं, अब मैं अपनी रेशियो भी कैलकुलेट करता हूं, जीपी रेशियो, उस कंपेटिटर की जीपी रेशियो भी कंपेयर करता हूं, तो फिर देखूंगा कि कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर पोजीशन में है। सेम इसी तरह कॉस्टिंग में भी अमाउंट पर कंपैरिजन कभी नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा। टोटल अमाउंट पे कंपैरिजन नहीं हो सकता, कंपैरिजन यूनिट कॉस्ट में होता है, टोटल पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं जी दूसरे सर, प्लान की समझ आ तरफ। गई। जी शुक्रिया सर, समझ आ गई, शुक्रिया। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब मैं जरा आगे बढ़ता हूँ सेकंड में। सेकंड प्लान आ जाता है हमारे पास रोवन प्लान। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिएगा, जिसका भी माइक ऑन है ऑडियो ऑफ कीजिएगा। रोवन प्लान सर रोवन जी। सर आखिर एक कंपनी है जो इंसेंटिव आपको डेली बेसिस पे दे रही है अपने एम्प्लॉइज को, और दूसरी कंपनी वीकली बेसिस पे दे रही है, तो सर डेफिनेटली वो दोनों सेम तो नहीं होंगे ना? मतलब उसमें एक केस में इंडिविजुअल को होगा, एक केस में कंपनी को होगा, तो दोनों सेम तो नहीं हो सकते एट अ टाइम। देखिए, पहली बात है कि प्लान जो है ना, वो कभी दूसरी कंपनी से कंपेयर इस तरह नहीं किया जाता, उसके मैकेनिज्म और होता है। जब आप एक प्लान, अपनी कंपनी का प्लान दूसरी वीकली कंपनी के बेसिस प्लान पे को या आप कंपेयर करते हैं, तो इस तरह नहीं। जी सर अगर एक कंपनी डेली बेसिस पे दे रही है तो फिर तो एम्प्लॉय को फायदा है, लेकिन अगर वो वीकली बेसिस पे दे रही है तो फिर तो कंपनी को अपना फायदा हो रहा है। जी जी, आप कैसे कह सकते हैं कि उसका फायदा है? तो अगर हम डेली बेसिस पे दें विदाउट तो वैल्यूज, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। जो विदाउट वैल्यूज जो है ना, आप कोई भी परसेप्शन क्रिएट करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम नहीं उसको एक्सेप्ट करते। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें प्रूफ चाहिए होता है, और आप इसको प्रूव करके दें कि जी डेली बेसिस पर ज्यादा बेटर है और वीकली बेसिस पे बेटर नहीं है। हो सकता है कि वीकली बेसिस पर ज्यादा बेटर हो और डेली बेसिस पर ज्यादा बेटर ना हो। आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें कि अगर एक कंपनी डेली बेसिस पर कर रही है काम और दूसरी वीकली पर कर रही है, तो यकीनी बात है उन कंपनीज ने ये प्लान इसलिए इंप्लीमेंट किए हैं कि वो उनके लिए बेनिफिशियल है। एग्रीड, इस बात को तो मानते हैं? यस सर। ठीक है सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर एक दिन में एक एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, लेकिन नेक्स्ट डे पे वो उस टाइम पर अपना गोल अचीव नहीं कर सकता, तो सर फिर उसका तो उस दिन का बेनिफिट कम हो जाएगा ना? तो उसको उस दिन एक दिन का बेनिफिट तो मिल जाएगा, लेकिन जो वीकली बेसिस है उसको तो भी पूरे हफ्ते बाद उतना बेनिफिट मिलना है जितना उसने काम अचीव किया। अगर चाहे वो बीच में एक दिन नेग्लेक्ट भी करता है, लेकिन उसको तो वीक के बाद अपना वो मिलना है, तो इससे तो एम्प्लॉय को फायदा होगा ना? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशन जो है ना, वो प्लान के अंदर चेंजेस लानी जरूरी हो जाती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपके सामने ला रहा हूँ। हमारा एक क्लाइंट है हीरो इंडस्ट्रीज। अब ये जरा बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखिएगा लेबर का। एंड दे आर डिस्कसिंग विद मी कि जी हम अपने एम्प्लॉइज को कैसे इंसेंटिव दें। मैंने उनसे कहा जी कि आप अपनी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंसेंटिव दें। तो उन्होंने कहा जी कैसा इंसेंटिव दें? मैंने कहा ये तो आप चूंकि ज्यादा बेटर इन्वॉल्व है, यू कैन डिसाइड। उन्होंने एक इंसेंटिव दिया, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब सीजन आता है तो सीजन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है
वो छुट्टियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन जो है इफेक्ट होती है। उन्होंने इंसेंटिव ये दिया कि आप पूरे वीक, पूरे मंथ में अगर आप कोई छुट्टी नहीं करते, नो लीव, ये ध्यान में रखिएगा, वो संडे की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही छुट्टी, यानी जो उसको अलाउड है, यानी हर एम्प्लॉय को 2 लीव्स अलाउड है। ठीक है, उसमें कहते हैं कोई छुट्टी नहीं करेगा तो उसको 2 डेज की एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगी। उसमें यानी एम्प्लॉय समझदार हैं कि उन्होंने क्या किया, जब इंप्लीमेंट किया प्लान को, तो जनवरी के मंथ में सपोज एक पर्सन है उसने कोई छुट्टी नहीं की, तो उसको सैलरी भी मिली प्लस 2 डेज की एक्स्ट्रा पे भी मिल गई। लेकिन जब फरवरी में आया तो फरवरी में उसने 4 छुट्टियां कर ली, यानी जनवरी वाली भी और फरवरी वाली भी, वो तो बाय लॉ उसको देनी है, वो तो कर सकता है, तो उसको सैलरी मिल गई लेकिन उसको डिडक्शन कोई नहीं हुई। तो अब मुझे बताएं कि ओवरऑल उसने 4 डेज लीव भी की और 2 डेज का बोनस भी ले गया, तो ये तो एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसे इंसेंटिव प्लान को हमें एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। ये लूप होल्स होते हैं प्लान्स में, उसके अंदर जो है उसको देखना पड़ता है प्रैक्टिकली और उसके बाद डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं दोबारा आता हूँ इस बात की तरफ, मैं जो हैजले प्लान आपको बता रहा हूँ, मैं जो रोवन प्लान आपको बता रहा हूँ, इससे आगे जो प्लान मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, ये याद रखिएगा ये वो प्लान्स हैं जो प्रूव्ड है, यानी ये प्लान तभी इसको इंप्लीमेंट किया गया। इसके अलावा जो मर्जी आप प्लान डेवलप करें, लेकिन उसके अंदर लॉजिक ये होती है कि वो प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें बेनिफिट दोनों कंपनीज को। तो रोवन प्लान हो या हैजले प्लान हो, इट हैज बीन प्रूव कि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, राइट। अब रोवन प्लान के अंदर सर ये 50% फिक्स है या ये इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इसको 50% ऑफ टाइम ये सेव्ड बिल्कुल को? कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में पेपर में ना, पास पेपर है, 100% भी आया हुआ है, 75% भी आया हुआ है। ठीक है, नेम नहीं लिखता उस सूरत में ना, हैजले का पॉइंट ऑफ व्यू है 50%, लेकिन अगर वो 60% किया जाता है एग्जामिनेशन में तो हम 60% अप्लाई कर देंगे, उसमें सर कोई अगर मसला नहीं। 100% पे आएगा तो फिर एम्प्लॉय को भी फायदा, एम्प्लॉयर को भी फायदा होगा उसमें, क्योंकि 100% मतलब सारा ही उसको। नहीं, उसको फायदा नहीं है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वो वहां पे वो क्वेश्चन नहीं ना कर रहा, वो तो सिर्फ कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, समझ आ गई, शुक्रिया। रोवन प्लान में अब मैं बोनस की तरफ आता हूँ। इसमें बोनस कैलकुलेट करने का उसने एक फार्मूला दिया और फार्मूला ये है टाइम टेकन, बल्कि टाइम स्ट्रीम। प्लीज माइक ऑफ कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, अपना माइक। अलीशा आपको क्वेश्चन कर रही है, ये माइक ऑफ कर। क्या किया? अलीशा इम्तियाज अपना माइक ऑफ करें। आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिएगा। स्टूडेंट्स बी केयरफुल, अपने ध्यान से बैठा करें और देखा करें कि माइक ऑन ना हो जाए। टाइम सेव ओवर टाइम। सर ये जो हम हैजले प्रीमियम प्लान बोनस है, और सर ये जो रोवन प्लान है, सर ये जो है हम ये इंसेंटिव प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये यूज करते हैं। आपकी आवाज बहुत हल्की आई है, दोबारा बोले, मुझे समझ नहीं आ सका आपको क्वेश्चन, जरा एक दफा रिपीट कर दें। सर ये जो हैजले प्लान प्रीमियम प्लान बोनस प्लान आपने बताया और एक रोमन प्लान आपने बताया, तो सर ये जो है ये इंसेंटिव प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। इंसेंटिव प्लान जो है वो किस लिए बनाया जाता है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, फिर सुनिएगा। इंसेंटिव का मकसद ये होता है कि कंपनी के का टारगेट ये होता है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को एनहांस कर सके। ठीक है, अब इसके लिए डिफरेंट प्लान्स होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब उस प्लान में कंपनी के लिए कौन सा सूटेबल है, वो कंपनी खुद अपनी इन्वायरमेंट में चेक करे। ठीक है, वो उस तरह चेक नहीं हो सकता। अब इसको लेंगे टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन। ये इतना हिस्सा जो है ना, ये प्रोपोर्शन है। जब मैं प्रोपोर्शन कैलकुलेट करता हूं तो ये नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा
रेट पर आवर से, तो ये मेरे पास बोनस की अमाउंट। अब जरा कैलकुलेट करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं उसी तरह। मिस्टर ए worked for 8 hours. 8 hours and produced 270 units. Standard production per hour that is 30 units. Rate per hour ₹60. देखिए अब मिस्टर ए की कैलकुलेट करते हैं अर्निंग। जी अर्निंग ऑफ मिस्टर ए, जी तो इसकी पहले बेसिक पे निकालते हैं। मिस्टर ए ने 8 आवर्स काम किया और उसको रेट पे हो रहा है 60 पर आवर, तो 480 उसकी सैलरी हो गई। और इसके अलावा उसका बोनस कैलकुलेट करते हैं। अब बोनस कैलकुलेट करने के लिए मुझे टाइम सेव्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम सेव के लिए मैं कैलकुलेट करता हूं कि टाइम अलाउड कितना था, पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम अलाउड कि कितना इसको टाइम अलाउड था, तो उसने क्वेश्चन में दिया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर जो है वो 30 यूनिट्स है। अगर परसेंट 30 यूनिट बना रहा है तो 270 के लिए उसको कितना टाइम अलाउड था, डेफिनेटली 270 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 9। उसको 9 आवर्स अलाउड थे। टाइम टेकन उसने कितने घंटे लिए, उसने 8 आवर्स लिए टोटल, यानी 9 आवर्स अलाउड थे और 8 आवर्स उसने लिए, तो उसने टाइम कितना सेव किया, 1 आवर। अब इसकी कैलकुलेशन को लेके आते हैं फॉर्मूले में। टाइम सेव्ड 1 डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड 9 इनटू टाइम टेकन 8। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आवर्स आ जाएंगे और इसको रेट से मल्टीप्लाई करता हूं और रेट हमारा कितना है पर आवर, ₹60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 9 इनटू 60, यानी इसका मतलब 53 रुपीस राउंडिंग में उसको बोनस मिल रहा है। तो 513 उसकी अर्निंग होगी। अब इस बी के पॉइंट से भी देखते हैं। सर 533 ओके थैंक यू। अच्छा अब मैं यहाँ पर इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ मिस्टर बी के पॉइंट से, और हम कहते हैं जी मिस्टर बी ने 8 आवर्स वर्क किया। अब मैं आवर्स जरा ज़हन में रखिएगा, उतने ही रख रहा हूँ, लेकिन इसने प्रोड्यूस किए 300 यूनिट्स। 300 यूनिट्स। अब इसकी अर्निंग में यहां ले आता हूं मिस्टर बी की। देखिए मिस्टर बी के पॉइंट से देखें तो इसने भी उतने ही आवर्स काम किया, 8 आवर्स। अगर 8 आवर्स काम किए तो उसकी अर्निंग हुई है 480। लेकिन इसका बोनस के लिए अब आते हैं यहाँ पर कि इसके लिए टाइम अलाउड किया था। देखिए इसने चूंकि 300 यूनिट बनाए हैं, 300 यूनिट, और 300 डिवाइडेड बाय 30, तो विच इज इक्वल टू 10।
ठीक है, और टाइम टेकन 8, तो इसने जो टाइम सेव किया है वो 2 आवर्स है। ठीक है, इस पर्सन ने जो टाइम सेव किया है वो हमारे 2 आवर्स है। अब इसकी अगर कैलकुलेशन करें बोनस की, तो कैसे कैलकुलेट होगा बोनस? टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर व्हिच इज इक्वल टू 60। अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो इसका बोनस उससे ज्यादा हो रहा है, 60 इंटू 1.6 which is equal to 96। तो ये 96 इसमें ऐड करें तो 576 अर्निंग है बी की। अच्छा, अब यहां पर कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, दोनों ने इक्वल आवर्स काम किया है। ए ने भी 8 आवर्स काम किए, बी ने भी 8 आवर्स काम किया है। दूसरी चीज, ए का रेट पर आवर भी 60 है, बी का रेट भी 60 है, यानी दोनों एक ही कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं। तो मैं अमाउंट से भी कंपैरिजन कर सकता हूं, सिर्फ वहां पर हम तमाम बेसिस इक्वल हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बेहतर यही है कि मैं इसका इफेक्टिव रेट निकालूं। अब अगर मैं इफेक्टिव रेट निकालता हूं, इफेक्टिव रेट, तो ए का रेट कैसे निकलेगा? पर आवर ए की अर्निंग है 533 रुपीज, और 533 रुपीज जो है इसने अर्न किया है 8 आवर्स में। 8 पे डिवाइड करें, इसकी जो अर्निंग है पर आवर वो 66.625 यानी 63, ये पर आवर अर्निंग है पर आवर। बी की अर्निंग 576 है, 8 आवर्स में इसने अर्न किया, इसकी अर्निंग 72 है यानी 72 पर आवर। आप देख सकते हो कि जो पर्सन ज्यादा एफिशिएंट है उसकी अर्निंग भी ज्यादा है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनिट कॉस्ट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए को वो सैलरी पे कर रहा है कंपनी 533 रुपीज, लेकिन इस 533 के अगेंस्ट वो 270 यूनिट उसको बना के दे रहा है। यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कीजिएगा, 533 डिवाइडेड बाय 270 which is equal to 1.97। ये कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है पर यूनिट लेबर कॉस्ट। बी के पॉइंट से देखें, कंपनी बी को पे कर रहा है 576, लेकिन बी ने उसके लिए 300 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। अगर इधर यूनिट कॉस्ट निकालें 1.92। अब आप बड़ा क्लियरली देख सकते हो, जितने यूनिट, जो ज्यादा एफिशिएंट पर्सन होगा उसकी ना सिर्फ अर्निंग पर यूनिट बढ़ेगी बल्कि कंपनी के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से के, उसको भी बेनिफिट नजर आ रहा है, उसको 1.92 कॉस्ट पड़ रही। ये दूसरा प्लान था मेरा, रोवन प्लान। अब मैं आगे नेक्स्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्लाइड, नेक्स्ट वन। अच्छा, अब नंबर 3 जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दीज आर एफिशिएंसी प्लान्स। अब इसमें बेशुमार प्लान्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन हमें उसमें जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया तो वो एक टेबल प्रोवाइड करेगा। यानी इस प्लान का कॉन्सेप्ट ये है कि आप हर पर्सन को इक्वल बोनस मत दें, बल्कि वो पर्सन जो ज्यादा एफिशिएंट है, जैसे अभी पिछली एग्जांपल में देखा बी ज्यादा एफिशिएंट है लेकिन उसको भी यानी रेट वही लग रहा है लेबर का जो ए को लग रहा है बोनस का। तो यहाँ पर ये एफिशिएंसी प्लान में ऐसा नहीं होता। एफिशिएंसी प्लान में जो एम्प्लॉय ज्यादा एफिशिएंट है उसको ज्यादा बोनस मिलता है और जिसको कम एफिशिएंट है उसको कम बोनस मिलेगा। ठीक है, इसमें फ्लक्चुएट करता है, आपका बोनस सेम अमाउंट उसको नहीं मिलती। ठीक है, अब इसके अंदर बेशुमार प्लान, जैसे मैंने कहा टेलर का प्लान है, मैरिट का प्लान है, इस तरह बेशुमार प्लान है, लेकिन हर प्लान में एक एफिशिएंसी परसेंटेज गिवन होती है। फॉर एग्जांपल वो लिखते हैं अप टू 90% एफिशिएंसी। बेसिक रेट, उसको बेसिक रेट मिलेगा। और फर्दर वो ये कहता है जी 91% से लेकर 110% तक उसको 10%
बोनस मिलेगा 10% बोनस ऑफ बेसिक पे, यानी जितनी उसकी बेसिक पे होगी उसका 10% उसको बोनस मिल जाएगा। अगर एफिशिएंसी 111% से लेकर 125% तक होगी तो वो कहते हैं जी 20% बोनस उसे मिलेगा। और अगर उसकी एफिशिएंसी ग्रेटर देन 125% होगी तो फिर आपका 25% उसको बोनस मिलेगा उस एम्प्लॉय। ये मैंने एक सामने एक टेबल लिखी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टेबल इसी तरह है। जो भी टेबल आएगी उसके अंदर इस तरह एक आइडिया होता है कि आपको एक परसेंटेज दी होती है और उस परसेंटेज के साथ आपको बोनस की अमाउंट लिखी होती है कि इतना बोनस उसको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां अगर हम कैलकुलेट करें कि मिस्टर ए, अब पहले तो थोड़ा सा डाटा मुझे ऐड करना पड़ेगा इसके लिए। असल वो ये लिखते हैं जी कि मिस्टर ए worked for 8 hours and produced 100 units. Mr. B worked for 8 hours, मैं again hours equal कर रहा हूं, but produced 125 units. Mr. C worked for 8 hours and produced 140 units. And Mr. D worked for 8 hours and produced 160 यूनिट। अब मैंने डिफरेंट आपके वर्कर्स लिए हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला टास्क ये होता है कि हर पर्सन की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लें, लेकिन एफिशिएंसी से पहले मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर यूनिट ले लेता हूं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर यूनिट दैट इज 15 per hour, standard production per hour 15 units, और रेट पर आवर जो उसको पे कर रहे हैं हम 70 रुपीज। सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है कि हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं ऑफ ईच एम्प्लॉय। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एफिशिएंसी होगा कि उसका बोनस कितना मिलेगा। सो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, एफिशिएंसी जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला हमने अभी पढ़ा था पिछली स्लाइड्स में, और फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर इनटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के। ठीक है। अच्छा, अब पहले तो स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लें। अब चूंकि ए बी सी डी सब में 8 आवर्स वर्क किया है, इसलिए इसका मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम जो है तमाम के तमाम एम्प्लॉइज के लिए सेम है फॉर ऑल एम्प्लॉइज। और वो स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा? 8 आवर्स उन्होंने काम किया और हर आवर में एक आवर में 15 यूनिट्स बनाने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने सॉरी ये असल में यूनिट बेस्ड है, इसको और तरीके से निकलेगा, ये एक हो जाएगा। 100 यूनिट्स हैं, ए ने 100 यूनिट बनाए हैं, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लें कि इसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो 100 डिवाइडेड बाय 15, 100 डिवाइडेड बाय 15, यानी इसको ये वर्क 6.67 आवर्स में कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन इसने कितने आवर्स लिए? 8 आवर्स। तो यानी ये ज्यादा टाइम लिया है इसने। ठीक है। इसी तरह बी को देखें,
बी के लिए स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं 125 डिवाइडेड बाय 15, तो ये जो वर्क है इसको 8.33 आवर्स में कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन इसने कंप्लीट कर लिया 8 आवर्स में, तो बी इज अ एफिशिएंट पर्सन। अब कितने परसेंट एफिशिएंसी है वो अलग बात है। सी को देखें तो डिवाइड बाय 115, 140 डिवाइड बाय 15, तो इसके पास जो टाइम अलाउड था वो 9.33 आवर्स थे। और इसी तरह डी के पॉइंट से देखें डिवाइडेड बाय 15, तो डी ने जितने यूनिट बनाए हैं इतने यूनिट बनाने के लिए इसके पास जो टाइम अवेलेबल था 10.67 आवर्स थे, लेकिन उसने ये काम सिर्फ 8 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। नाउ आई कैन से कि डी इज द मोस्ट एफिशिएंट पर्सन। अब ए की तरफ आते हैं। ए के स्टैंडर्ड आवर्स हैं 6.67, अभी कैलकुलेट किए हैं, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स सबके 8 है, इनटू 100। अब जरा एफिशिएंसी कैलकुलेट करें, 6.67 डिवाइडेड बाय 8 इनटू 100, 83.37। जी, इसको राउंडिंग कर देंगे, क्योंकि जैसे टेबल होती है ना, टेबल में चूंकि राउंडिंग है तो हम राउंडिंग में चलेंगे तो 83% आ गए। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 83% है। बी की एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करें 8.33 डिवाइडेड बाय 8 इनटू 100, 104%। सी की एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिएगा, 116। ठीक है, और ये निकला है 9.33 डिवाइड बाय 8। इसी तरह डी की एफिशिएंसी 133, and 10.67 divided by 8 into 100। अच्छा, अब ये एफिशिएंसी हमारी कैलकुलेट हो गई। अब मैं सैलरीज बनाता हूं, यानी वेजेस ऑफ ईच एम्प्लॉय। अब ये सारा टेबल में लेके जा रहा हूं मैं, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है वो जरा लेंथी होता है। इसका जो आता है एम्प्लॉय मेरे पास 4 है, ए बी सी डी। उसके बाद नेक्स्ट बेसिक पे। अच्छा, बेसिक पे तो तमाम एम्प्लॉइज की सेम होगी। उसकी बेसिक रीजन क्या है कि सबने 8 आवर्स काम किए हैं। उसका रेट पर आवर 15 है, 70 है, 8 इंटू 70 560 रुपीज। तो बेसिक पे 560 ही आएगी सबकी। अच्छा, अब हम देखेंगे बोनस की तरफ कि बोनस किसको कितना मिलेगा। अच्छा, अब बोनस के पॉइंट से देखें तो अब ये टेबल को इससे लिंक करना है एफिशिएंसी को। ए की एफिशिएंसी है 83%, ये फॉल कर रहा है अप टू 90% एफिशिएंसी, यानी ये 90% से भी कम है। तो इसका मतलब इसी स्लैब में फॉल कर रहा है मिस्टर ए। तो लिहाजा इसके लिए सिर्फ लिखा हुआ है बेसिक रेट, यानी इसको कोई बोनस एप्लीकेबल नहीं होगा। बी को देखते हैं तो बी की एफिशिएंसी है 104%। अब 104% किस स्लैब में आएगी, 91% से 110% तक, यानी इस स्लैब में फॉल कर रहा है मिस्टर बी। तो इसका जो बोनस है वो 10% ऑफ बेसिक पे, यानी 560 तो उसकी बेसिक पे है, इसका 10% 56 रुपीज इसको बोनस मिलेगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड को देखें, सी जो एम्प्लॉय है उसका जो एफिशिएंसी है वो 116% है, और मिस्टर सी जो है वो इसमें फॉल कर रहा है 116%, 111 से 125। इसका मतलब इसका बोनस जो है वो 20% ऑफ बेसिक पे। अब बेसिक पे का 20% ले तो 112 आ जाएगा। और फाइनली अगर डी को देखें तो डी की एफिशिएंसी 133% है, 133%, जो कि ग्रेटर देन 125% है। ये आखिरी स्लैब पे फॉल करेगा। इसका बोनस 25% ऑफ बेसिक पे होगा, विच इज इक्वल टू 140 रुपीज। ठीक है, अब यहां से हम
उसकी ग्रॉस वेजेस निकाल लेते हैं उस एम्प्लॉय की, ग्रॉस पे। अब ए की जो पे है वो 560 है, बी की पे 616 61, जी जी 6 जी पूछे, 616 616, और थर्ड आ जाएगा 672, और लास्ट आ जाएगा 700। ये अब इसकी ग्रॉस पे आ गई। अब इससे आगे वही दो चीजें जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, इफेक्टिव रेट देखते हैं किसका ज्यादा है। अब इफेक्टिव रेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो कॉलम है मेरे पास, इसको ए कॉलम कर लेता हूं ग्रॉस पे, इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ आवर्स वर्कड पर, और नंबर ऑफ आवर्स वर्क जो है तमाम एम्प्लॉइज के 8 है, इसलिए सबको 8 पे डिवाइड करेंगे। तो इसका जो इफेक्टिव रेट है ये वही आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है 70 रुपीज। इसको 2 डेसिमल तक मैं शो करूंगा। इसी तरह 616 पॉइंट डिवाइडेड बाय 70, 8 डिवाइड बाय 8 which is equal to 77। ठीक है, अब थर्ड कैलकुलेट करें तो 672 डिवाइडेड बाय 8 which is 84, और आखिरी आएगा 97.5। सबसे ज्यादा अर्निंग जो है पर आवर अर्निंग जो है वो कौन कर रहा है, मिस्टर डी। क्यों, वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। अब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, यही जो ए की कॉलम आया ए का, इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स प्रोड्यूस में। अब यूनिट प्रोड्यूस सबके मुख्तलिफ है, ए के डिफरेंट है, बी के डिफरेंट है, सी के डिफरेंट है, डी के डिफरेंट है। ए ने 100 यूनिट्स बनाए हैं तो 560 डिवाइड बाय 100 5.60 कॉस्ट आ गई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी ने 125 यूनिट बनाए हैं तो 616 डिवाइडेड बाय 125 4.93 आ गई वैल्यू। इसी तरह थर्ड सी ने 672, हमने सी को पे किया है, लेकिन सी ने इन रिटर्न 140 यूनिट बना के दिए 4.8, और डी के पॉइंट व्यू से देखें तो उसको हम 700 पे कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट वो हमें 160 यूनिट बना के दे रहा है तो 4.38। अगेन देख सकते हो सबसे लोएस्ट कॉस्ट एम्प्लॉय के पॉइंट व्यू से भी मिस्टर डी की है, क्योंकि वहां पर उसकी एफिशिएंसी हायर है। हायर द एफिशिएंसी, अब याद रखिएगा, हायर द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय एंड लोएस्ट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये हमारा प्लान है एफिशिएंसी। ये मैं जगह जगह, मैंने आपको शुरू में भी कहा था, मैं जगह जगह कैलकुलेट करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट नहीं करना। जहां रिक्वायर होगा वहां हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, अब उसके बाद छोटे छोटे प्लान्स हैं। ग्रुप बोनस प्लान। अच्छा, ग्रुप बोनस प्लान की कोई गाइडलाइन नहीं है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। ग्रुप बोनस प्लान, ग्रुप बोनस प्लान वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर एक प्रोडक्ट एक सिंगल एम्प्लॉय आपका प्रिपेयर नहीं कर रहा होता, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा होता, प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर उसको बना रहे। जैसे शू मैन्युफैक्चरिंग में आपका हर पर्सन का अलग काम, कोई कटिंग कर रहा है, कोई स्टिचिंग कर रहा है, कोई जो है वो फर्दर उसके प्रोसेसेस कर रहा है, कोई पॉलिशिंग कर रहा है, तो फिर जाकर प्रोडक्ट तैयार होती है। तो वहां पर ग्रुप बोनस प्लान अप्लाई होता है। और याद रखिएगा कि जहां पर ग्रुप बोनस प्लान आ जाएगा तो आपने जो क्वेश्चन की वर्डिंग है उसको फॉलो करना है। जैसे एक पास पेपर में हम जब करेंगे क्वेश्चंस तो उसमें उसने लिखा है, उसकी वर्डिंग उसके करीब करीब ला रहा हूं कि बोनस शैल बी 24% ऑफ टोटल टाइम saved by group। तो ये एक वर्डिंग मैंने आपके सामने लिखी। अब हम क्या करेंगे कि ग्रुप के पॉइंट व्यू से देखेंगे कि इसको कितना टाइम अलाउड था। पहले तो इंडिविजुअल देख रहे थे, अब ग्रुप के पॉइंट व्यू से देखेंगे कितना टाइम अलाउड था। ग्रुप के पॉइंट व्यू से देखेंगे कि उन्होंने कितना टाइम लिया और कितना टाइम सेव किया। टाइम सेव का 24% जो है वो मेरा बोनस आवर्स आ जाएंगे। यानी इसमें दो स्टेप आपने सिर्फ माइंड में रखने हैं। फर्स्ट आपने कैलकुलेट करना है बोनस की अमाउंट,
कैलकुलेशन ऑफ बोनस, ये पहला स्टेप है। और सेकंड स्टेप ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस, यानी पहले मैं तुम्हें ये कैलकुलेट करूंगा कि बोनस बनता कितना है, कितनी अमाउंट है बोनस की, और दूसरे स्टेप पे देखेंगे कि बोनस की जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है ग्रुप में, कि ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं। जैसे उसी क्वेश्चन में वो ये लिखते हैं कि देयर आर 1 सुपरवाइजर एंड 5 वर्कर्स, एक ग्रुप है, ये 5 वर्कर्स का एक ग्रुप है, और आपने बोनस कैलकुलेट किया। सपोज बोनस की जो अमाउंट है वो आप कैलकुलेट करते हो 140,000। अब आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। जैसे उसमें लिखता है कि 20% बोनस जो है वो आपका सुपरवाइजर को जाएगा, और रिमेनिंग बोनस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग एम्प्लॉइज। यानी इट मींस कि जो आपने बोनस अर्न किया है वो आपका 140 है, 140 का 20%, 28,000 बोनस तो सुपरवाइजर को मिल जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग 112 बोनस रह गया वो 5 वर्कर्स के दरमियान डिवाइड हो जाएगा, जो कि यकीनन उससे कम होगा जो सुपरवाइजर से मिल रहा है 22,400। लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल ली पास्ट पेपर के क्वेश्चन की, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन देगा उसके मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ बोनस प्लान में आपने दो चीजों को माइंड में रखना है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द बोनस, ये पहला स्टेप होता है, इसकी वर्डिंग फॉलो करेंगे, और दूसरा फिर हम इस बोनस को अमंग जो वर्कर्स हैं, ग्रुप में वर्कर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें ये दो पॉइंट होते हैं ग्रुप बोनस प्लान में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा बोनस में ही एक बोनस प्लान होता है जो प्रॉफिट बेस्ड होता है, और ये बिल्कुल सिंपल है। यानी आप कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, ये एनुअल बोनस मोस्टली होता है, और कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और प्रॉफिट के मुताबिक एक अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमंग शेयर होल्डर, अमंग एम्प्लॉइज, तमाम एम्प्लॉइज के अंदर वो डेफिनेटली वो ट्रांसफर हो जाता है जितना भी है। तो इसके ये एनुअल, मोस्टली ये एनुअल बेसिस पर होता है। इसमें हम करते क्या है, जैसे फाइनेंशियल के थ्रू प्रॉफिट निकाला, उस प्रॉफिट में जितना भी प्रॉफिट टारगेट से ऊपर होगा, यानी टारगेट हायर देन टारगेट, वो बोनस के लिए एप्लीकेबल होगा, और बोनस के अगेन परसेंटेज गिवन होगी, वो परसेंटेज से मैं बोनस की अमाउंट निकालूंगा, अब भी यही कॉन्सेप्ट है, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बोनस को। तो ये सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड मैंने बताया कि प्रॉफिट बेस्ड बोनस इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। और आखिरी आ जाता है इस चैप्टर के अंदर शेयर इंसेंटिव। अब शेयर इंसेंटिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिव देती है थ्रू शेयर्स, यानी उनको पार्टिसिपेशन राइट दे देती है, उनको शेयर्स दे देती है, स्टेक होल्डर बना लेती है, शेयर होल्डर बना लेती है। लेकिन उनको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप ये टारगेट अटेन करेंगे तो हम इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इंसेंटिव के तौर पर दे देंगे, ठीक है। तो ये भी मोस्टली जो शेयर इंसेंटिव स्कीम है ये आपकी लॉन्ग टर्म होती है, ये एनुअल बेसिस पे नहीं होती, मोस्टली का वर्ड यूज किया। लेकिन बहरहाल जैसे क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई किया है, हम उसके मुताबिक इसको लेकर ही चलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि शेयर इंसेंटिव स्कीम मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म होती है। जैसे अक्सर ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉइज 5 ईयर सर्विस कंप्लीट कर लेता है तो कंपनी उसको सपोज 1000 शेयर्स जो है वो इंसेंटिव के तौर पर दे देगी, शेयर्स नॉट यूनिट्स, 1000 शेयर्स। तो ये एक एग्जांपल मैंने दी। लेकिन खैर चूंकि लेबर के चैप्टर में लॉन्ग टर्म तो नहीं होगा, वो शॉर्ट टर्म होगा, तो ना ही आपकी बुक में कोई ऐसे गाइडलाइन जिसका मतलब फर्दर दी हुई है, ना ही पेपर में ये कभी आई है। लेकिन जब भी आएगी तो देख लेंगे, उसकी वर्डिंग के मुताबिक आपने चलना है, ठीक है। मैं देख लूंगा कहीं से कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको इसके मुताबिक भी एक्सप्लेन कर दूंगा फर्दर। तो ये हमारा एक चैप्टर था छोटा सा लेबर का। अच्छा, अब आ चुके इसी को मैंने कंटिन्यू कर दिया, आपके मटेरियल के 3 क्वेश्चन